एडजस्टेड एचडीआई, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई कर रहे थे। ओके, हेडिंग डालिए क्लास, रिलेटेड टर्म्स, टर्म्स रिलेटेड टू इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, टर्म्स रिलेटेड टू, टर्म्स related to inequality adjusted HDI, IHDI, inequality adjusted HDI। पहला देखिए क्लास, क्विंटाइल रेशियो। फर्स्ट इज क्विंटाइल रेशियो, क्विंटाइल रेशियो, ये एचडीआई में ये काफी यूज किया जाता है क्विंटाइल रेशियो। ठीक, क्विंटाइल रेशियो जो आपके एचडीआई में यूज किया जाता है, इसका होता है कि टॉप 20% रिच पर्सन की एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय टॉप बॉटम 20% पुअर की, मतलब 20% सुपर रिच और 20% जो आपके मैक्सिमम जो लोग पुअर हैं उनके जो जो डिफरेंस गैप है वो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, कितना गैप है अमीर, मतलब जैसे हम बात टॉप 20% के जो रिच है के डिवाइडेड बाय रेशियो टॉप, लिख लीजिए क्लास, इट इज द, हाँ ये इकोनॉमिक डिवाइड, अभी क्विंटाइल रेशियो के साथ साथ एक और है, दैट इज पाल्मर रेशियो। तो ये सारी चीज, दैट्स व्हाई मैंने कहा ना आपको इस तरीके से टर्म्स बताएंगे कि इसके बाहर एक तो क्वेश्चन बन पाना मुश्किल होगा, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, एक बार क्विंटल रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज इनकम, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज इनकम। और एक बात और है, नोट्स इधर से उधर मत करना, इफ यू आर गिविंग शेयरिंग योर नोट्स टू एनीबॉडी, कई बार अपने नोट्स के लिए मैं जरूर कहता हूँ, बस अपने नोट्स के लिए जरूर कहता हूँ, मुझे मालूम है मैं नोट्स जो बनाता हूँ ये मेरे 15 साल का निचोड़ है पढ़ाने का, और मेरी सिविल सर्विस की तैयारी 2000 से शुरू हुई थी, मैंने 2000 जब मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था, मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में 2000 में 2000, ओके, तो तब मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। ओके, तो अगर मैं उसको भी जर्नी को मिला लूं तो 2000 2024 2000 काउंट करेंगे ना, 25 साल का ये निचोड़ है। तो अगर ये नोट्स आप किसी थर्ड पर्सन को शेयर कर रहे हो, देन यू आर फीडिंग योर कॉम्पिटिटर विद योर ओन है कि बेटा मैं सिलेक्शन के लिए थोड़ा रिलेक्टेंट हूं, तुम पढ़ करके सिलेक्ट हो जाओ। ओके, क्योंकि अब जैसे क्विंटाइल रेशियो है, पाल्मा रेशियो है, अब जब रमेश सिंह उठा करके देख लेना, नहीं दे रखा है ग्लॉसरी में, देखो कौन, अब आप पढ़ते हो ना, आप ऐसे समझदार हो कि आप ग्लॉसरी पढ़ते हो, 99% लोग ग्लॉसरी नहीं पढ़ते, तो सीधे बस किताब पढ़ी और चीजें कर। ओके, तो लिख लीजिए क्लास, क्विंटाइल रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज इनकम ऑफ रिचेस्ट 20%, it is the ratio of average income of richest 20% of the population, it is the ratio of average income of richest 20% of the population to the average income of, to the average income of, average income of poorest, poorest 20% of the population, poorest 20% of the population, full stop। The quintile ratio, the quintile ratio gives, the quintile ratio gives the difference between the top earners and the bottom earners, difference between the top earners और टॉप अर्नर्स, जो जितना ज्यादा, मतलब मुकेश अंबानी, अडानी अंबानी, ये सब मिलाकर तो उनका, उनकी कितनी इनकम है, और जो पुअर जिनके लिए एक वक्त की रोटी भी जुटा पाना कठिन बात है, तो उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया क्विंटाइल रेशियो। ओके, नेक्स्ट लिखे क्लास, पाल्मा रेशियो, पाल्मा रेशियो, पाल्मा रेशियो, दैट्स मैंने आपको मैंने बताया ना, आज की क्लास बहुत कल
बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मेरे को आसानी से रैपिडो भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि क्लास कॉफी कर देते। ओके, जस्ट मिनट। देखिए क्लास, पाल्मा रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ richest 10% of the population. It is the ratio of richest 10% of population share, 10% of the population share of gross national income, richest 10% of population share of gross national income divided by poorest 40% share, divided by poorest 40% share. अब यहां पे ध्यान रखना, वो आपको गूगली दे सकता है, richest 10% of share divided by 40% of the poorest share. Okay, 10 40 है, 10 और 40 लिखे. It helps to highlight the concentration of income. It helps to highlight the concentration of income within the top percentile. It helps to highlight the concentration of income within the top percentile. Percentile bracket में लिख लो, rich bracket close, relative to the broader population, relative to the broader population. Related to the broader population. Full stop. Next, heading डाली class, Gini coefficient, Gini coefficient and Lorentz curve. Coefficient and ये कई बार क्वेश्चन बना है, एंड लॉरेंस कर्व. लॉरेंस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, टी साइलेंट है. ओके, गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व. ओके, अब ये है क्या, आई विल लेट यू नो. आई थिंक जो लिखा हुआ है पीछे तक पढ़ पा रहे हैं ना, थोड़ा सा पिक्सल्स, वो पिक्चर मैंने काफी पुरानी, मैंने उसे कॉपी करके बस थोड़ा जूम कर दिया था. ओके, ये एक, ये जो कर्व है ये लॉरेंस कर्व. ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी में कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं. ओके, हैं, हाँ, तो आपके वो जरूरी नहीं है. अब यही तो चीज है, आपने एक चीज पढ़ी होगी वही चीज कॉपी कर रहे हैं, उसके फिगर्स चेंज हो सकते हैं, वो चीज है. ओके, अब ओके, लॉरेंस कर्व के थ्रू ही गिनी कोफिशिएंट निकाला जा सकता है. अब ये लॉरेंस कर्व है क्या, ये हेनरी और लॉरेंस ने सबसे पहले ये वो किया था. ओके, अब इसका मतलब क्या है, अब आप पहले ये समझ लीजिए. ओके, ये बताता है कि समाज में कितनी इनइक्वालिटी है. जरूरी नहीं कि समाज में किसी चीज में, मतलब आप देख सकते हैं कितने पर्सन के पास कार है, कितने का पर्सन कार नहीं है. किसी चीज में देख सकते हैं कितने लोगों के पास iOS मोबाइल है, मतलब आईफोन है, कितने पास, ये किसी चीज के लिए लग जाए. जरूरी नहीं कि लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, मतलब लॉरेंस कर्व सिर्फ गरीबी निकालने के लिए बढ़िया तरीका है, पर ये किसी भी चीज, मतलब ये उसके लिए यूज किया जाता है कितने पर्सन के पास हैव है और कितने पर्सन हैव नॉट. हैव और हैव नॉट के बीच का कर्व है, हैव और हैव नॉट के बीच का. मतलब अब यहां पे समझिए, ये लाइन, ये लाइन आपकी इक्वालिटी की लाइन है, परफेक्ट इक्वालिटी रेफरेंस लाइन. मतलब अगर ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, जितना इस लाइन के पास होता जाएगा समाज में समानताएं बढ़ती जाएंगी. और अगर सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कर्व अगर इस लाइन के पैरेलल आ गया, मिल गया, तो मतलब सभी समाज के पास सब कुछ है. हाँ, यूटोपियम, एक यूटोपियम सिचुएशन जो कभी हो नहीं सकती. ओके, मतलब सभी सभी अंबानी है,
या सभी मतलब आपके धारावी निवासी है, मतलब समझ में है, दोनों चीज हो सकती है, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक उटोपियन सिचुएशन है जो कभी हो नहीं सकते भाई। ये जो एक जो उटोपियन सिचुएशन ये कभी इसलिए नहीं हो सकती क्या है, क्योंकि अब मैं कई बार आपको एग्जांपल देता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, बेटा 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 दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज, ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपके सिंगल रूम बैरक्स मिले थे और मल्टी पिलर्ड हॉल मिले थे। सोसाइटी जब इतने बेसिक लेवल पे जब बिल्कुल सभ्यताएं शुरू हुई थी तब हैव और हैव नॉट था। तो आज तो भैया एक तरीके से स्किल्स है, तो आज तो हैव और हैव नॉट तो हो गई। मतलब जो जैसे जो कम्युनिस्ट कहते हैं ना, कम्युनिस्ट जो आपके जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो आपको एक उटोपियन कॉन्सेप्ट का सपना दिखाते हैं कि हम उस दिन के लिए संघर्ष कर रहे हैं जब सबके पास सब कुछ होगा। तो सबके पास सब कुछ तो कभी नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो जब जहाँ पे full population, वहाँ तो- तो- मतलब, राम भगवान राम। सर वॉइस क्रैक हो रही है। Yes, सर वॉइस क्रैक हो रही है। अब सही है। हेलो यस या सर, आप? यस ओके सर। ओके। तो जो आईवीसी का मैंने एग्जांपल दिया था, सबसे बेस्ट एग्जांपल आईवीसी के कभी ऐसा समाज में हो ही नहीं सकता कि सभी के पास सब कुछ है। ये सिर्फ सुनने और नेताओं के भाषणों में, ओके, विपक्ष के भाषणों में बहुत सुनने में अच्छा लगता है। मतलब अभी जैसे कहा था ना इलेक्शन कैंपेन से पहले हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि हाँ नहीं नहीं कि 8500 8500 जब किसी ने एक बार उन्होंने पूछ लिया कि ये कैसे करेंगे, देन ही हैड नो रोड मैप। अमीरी को तो आप अमीरी को बांट सकते हैं, भारत अमीर तो है ही नहीं, तो कैसे बांटो? तो मतलब जो लोग अपर हैं, मतलब सपोज जो लोग थोड़े वेल ऑफ हैं, तो आप उनको ऊपर उनसे वसूलोगे और उनको दोगे जो लोग वेल ऑफ नहीं है, तो ये तो इनजस्टिस हुई। आपके पास आईफोन है, सरकार कहेगी यस आईफोन है, मतलब अमीर आदमी है, आपके ऊपर ज्यादा पैसा लगाएंगे ताकि आपका पैसा हम जो हैव नॉट है उनको देंगे। ये तो साफ साफ इनजस्टिस। या तो देश इतना अमीर हो कि हम अमीर की इनकम से लेकर के पूरे अमीर अमीर जो लोग देश अमीर होते हैं ना, वो ये चीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर जब देश ही गरीब है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो? हैव एंड हैव नॉट, ओके। तो दैट्स व्हाई जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि रोड मैप क्या है, तो ही हैड नो आंसर कि आप कैसे करोगे। ये आप कह रहे हो ना गरीबी दूर करेंगे, गरीब कैसे करोगे गरीबी? तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि सभी के पास सब कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये है क्लास, ये सिचुएशन इस लाइन से, ये ग्राफ जितना दूर होगी उतना ज्यादा इनइक्वालिटी। ये सपोज ग्राफ, ये लाइन इधर आ गई तो मतलब इनइक्वालिटी कब, जब है इसके पार तो कभी नहीं। ये एक परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी, और ये भी कभी नहीं हो सकती ये लाइन इधर भी नहीं मिल सकती। ये लाइन इधर की मिल गई तो मतलब क्या होगा, दुनिया में एक के पास सब कुछ है और बाकियों के पास कुछ नहीं है। मतलब अगर दुनिया में 100% लोग हैं तो 1%, अगर ये लाइन इधर मिल गई तो 1% के पास सब कुछ है और 99% के पास कुछ नहीं है। तो ये भी मतलब ये दो चीज आपके लॉरेंस कर्व में कभी हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है ना बच्चा? ये चीज, ये दो चीज कभी, ये उटोपियन कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बीच में ये ग्राफ मूव करता है। मतलब सपोज 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 अगर भारत जब आजाद हुआ होगा, भारत जब आजाद हुआ होगा, जब लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, तो करीब करीब ये ऐसा रहा होगा। ये ऐसा रहा होगा भारत जब आजाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जब भारत में जब लैंड रिफॉर्म्स किए गए, क्यों किए गए, कि भारत में इन जनरल 8% ऑफ द पॉपुलेशन के पास भारत के करीब करीब 85% ऑफ लैंड, 8% ऑफ द 85% लैंड।
अब गरीबी हटाने के लिए जो उनके पास एक्सेसिव लैंड था उनसे लैंड ले करके लैंडलेस में बांटना था। ओके, तो तब इनइक्वालिटी ज्यादा रही हो। अब जैसे 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 जो प्रोग्रेस हुई, तो ये ग्राफ आगे चल करके और कम होते 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 होते, तो जितनी ज्यादा गरीबी कम होगी उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी कम होगी, जितनी ज्यादा गरीबी कम होगी उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी कम होगी, और लॉरेंस कर्व और पास। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, ये चीज समझ में आ गया। लॉरेंस कर्व बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लास, इससे क्वेश्चन बनता है, और लॉरेंस कर्व के थ्रू ही गिनी कोफिशिएंट निकाला जाता है। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। ओके, तो वी विल टेक वन बाय वन, पहले लॉरेंस कर्व पढ़ते हैं, फिर गिनी कोफिशिएंट करते हैं, फिर उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे देखते हैं। क्लियर है? ओके, देखिए क्लास, हाँ, क्यूमुलेटिव परसेंटेज पॉपुलेशन, क्यूमुलेटिव, ध्यान रखिएगा कभी लॉरेंस कर्व गिनी कोफिशिएंट एग्जाम में आए, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस या आपके यूपीएससी में या उसमें मेंस में कई बार क्वेश्चन बना है, तो जब कभी लॉरेंस कर्व गिनी कोफिशिएंट का जिक्र करेंगे ग्राफ जरूर बनाना। सिर्फ लिटरेचर लिख दिया बगैर ग्राफ के मार्क्स नहीं मिले, ग्राफ, ये ग्राफिक कर्व जरूर बने। ओके, एलपीजी रिफॉर्म, भाई देखो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ही जो इनकम आई है ना वो नीचे तक पहुंची। पहले क्या था, जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी देखो इसको अभी हम, क्योंकि एक लेक्चर मिस हो गए, कल का हमने नहीं किया, तो अगले थर्सडे को ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर फ्राइडे को हम मनी एंड बैंकिंग उठाएंगे। ओके, तो एलपीजी रिफॉर्म्स एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रिफॉर्म्स थे, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने अपना मार्केट खोला, अपनी इकोनॉमी खोली, इसके कारण बाहर के कॉम्पिटिटर्स इंडिया में आए, प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स इंडिया में आए, तो उसको ओवरहॉल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म किए, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग रिफॉर्म्स। अब बैंकिंग रिफॉर्म्स किए, पहले क्या था, बैंक लोन नहीं देता था, लोन बहुत महंगा था। ओके, अब लोन बहुत सस्ता है, तो जब लोन सस्ता है तो लोग लोन लेंगे और लोन से इंडस्ट्री शुरू करेंगे, लोन से इंडस्ट्री शुरू करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम आएगी। ओके, पहले ये सब चीज था, ये सब चीजें नहीं थी, बैंक लोन नहीं दिया करते। ओके, अब बैंकों में लोन की होड़ है, लोन मेलास चलते हैं। ओके, तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स का सीजन आ रहा है, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपके दुर्गा पूजा हो, फिर दशहरा हो, फिर उसके बाद दिवाली हो, तो आप देखोगे बैंक के, अगर आप बड़ी बैंक की ब्रांच में जाओगे, लोन मेला दिखाएगा, हाउस लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, वो चीज वो अभी मनी महंगी पाएगा। व्हाई आर यू डाइवर्टिंग द थिंग्स? ओके, ये सब उसमें पूछ लेना ना, जब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट। ओके, वहां ये सब सारे लोन्स बताऊंगा। ओके, तो अब जब ये सब रिफॉर्म्स किए गए तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से कहीं ना कहीं आज छोटे किसान से लेके, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी सर पढ़ाएंगे आपको एग्रीकल्चर में, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसानों के पास आज पैसा उठाने का समय है। ओके, पैसा उठा सकते हैं, फसल को चीजें बचा सकते हैं, तो मतलब जब ये सब चीजें करेंगे तो डेफिनेटली अब वो उतने गरीब नहीं हैं जितने पहले गरीब हुआ करते। मैं ये नहीं कह रहा गरीबी गायब हो गई, पर गरीबी कम। आप जाइए और आप रिचनेस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिचनेस, बट हाँ वेल ऑफनेस आप फील कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में मतलब बिल्कुल गरीबी खत्म हो गई। पर हाँ, इंडिया इज, हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम भारत के इतने सारे लोग, बस ये दिक्कत है, हम भारत के इतने सारे जो लोग हैं ना, वो दिक्कत है। अब अभी जैसे भव्य ने कहा ना, अब छोटा सा पॉपुलेशन हो तो आप उन्हें बेनिफिट दे सकते हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, सरकार किसको बेनिफिट दे, वो चीज बहुत सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग। अब क्यों पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना, सरकार को फिस्कल बर्डन बढ़ेगा। कौशल विकास होगा, तो थिंग इज दैट, वही है ना कि हम मतलब हर चीज में, आप लोग देखते होंगे टीवी में कोई भी हो, सब सीधे कह देंगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास भी अब मेरे से कोई कहे, कोई अगर आपका, आप लोग में से या पेरेंट्स अगर कहें कि सर रिजल्ट तो दे नहीं रहे,
रिजल्ट कहाँ आ रहा है और कितने रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम कहेंगे भाई हर कोई रिजल्ट नहीं दे सकता ना, और हर कोई उतनी मन लगा के पढ़ाई नहीं कर सकता, तो रिजल्ट आएगा कहाँ से। तो वही चीज सर मतलब एक ब्रॉडर स्केल पर नेशन पे भी लागू हो सकती है। तो इतने अवेयरनेस नहीं है, इतना मतलब स्कीम्स बहुत सारी है, बट अभी मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीज स्कीम्स लेकर के आया, ये सारे एक एक स्कीम्स लेकर आया जो कि आपके एसए से लेके मेंस के आंसर में हर जगह हेल्प कर। ओके, लिखिए क्लास लॉरेंस कर्व, देखिए लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। द लॉरेंस कर्व इज अ वे ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, or wealth. The Lorentz curve is a way of showing distribution of income or wealth within an economy, distribution of income or wealth within an economy। वैसे किसी चीज के लिए भी शो कर सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सल है। distribution of income or wealth within an economy, it was developed by Max O. Lawrence। It was developed by Max O. Lawrence in 1905। Max O. Lawrence in 1905 for representing wealth distribution। 1905 1905 for representing wealth distribution। Full stop। The Lorentz curve shows the cumulative share of income। The Lorentz curve shows the cumulative share of income from different section of the population, from different section of the population, to stop। The Lorentz curve can be used to calculate the Gini coefficient। The Lorentz curve can be used to calculate the Gini coefficient, can be used to calculate the Gini coefficient to stop। The Gini coefficient is derived by taking point number 1, area between the line of perfect equality, area between the line of perfect equality and Lorentz curve, area between the line of perfect equality and Lorentz curve। ये जो pinkish area है, area between the line of perfect equality and Lorentz curve, ये A, इसे कैपिटल ए लिख देना, कैपिटल ए। नंबर 2, area between the line of perfect equality, area between the line of perfect equality, the area between the line of perfect equality and line of perfect inequality, and line of perfect inequality, that is फॉर्मूला क्या आएगा, a अपॉन a प्लस, ये फॉर्मूला, इसको सेकंड वाले को b लिख देना, कैपिटल B। ओके, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ओके, गिनी कोएफिशिएंट का a अपॉन a प्लस b। ओके, ये एरिया और टोटल एरिया, ये नहीं शामिल होगा, ध्यान रखना, ये नहीं शामिल। ओके, देखो क्लास, आई कैन अंडरस्टैंड जिनकी मैथ्स वीक होगी ना, उन्हें कर्व वर्व पसंद नहीं है। ओके,
ये मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे को भी मेरी मैथ्स रही है वैसी, तो बट इकोनॉमी में थोड़े बहुत आते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा, इक्वेशंस नहीं आएंगी, बट आपको अगर लॉरेंस कर्व लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या है एरिया ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी, ओके, अपॉन टोटल एरिया, जिसमें ये शामिल नहीं है, दिस वन, ए अपॉन ए प्लस ये, ओके। लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। The Lorentz curve is visual indicator. The Lorentz curve is visual indicator. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। The Lorentz curve is visual indicator, while Gini coefficient is mathematical indicator. ये इसे रीशफल करके एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, अच्छे अच्छे लोग फंस जाएंगे। The Lorentz curve is visual indicator. समझ पा रहे हो ना? लॉरेंस कर्व देख के आप समझ जाओगे कि कितनी इनइक्वालिटी, ये कर्व जितना इससे दूर होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, विजुअल इंडिकेटर। और गिनी कोएफिशिएंट इज अ मैथमेटिकल इंडिकेटर, मतलब गिनी कोएफिशिएंट के अभी मैं बता रहा हूं, चिंता ना करना, गिनी कोएफिशिएंट इज मैथमेटिकल इंडिकेटर। लिखिएगा यूजेस ऑफ लॉरेंस कर्व, यूजेस ऑफ लॉरेंस कर्व। पॉइंट नंबर 1, इट कैन बी यूज्ड टू शो इफेक्टिवनेस, इट कैन बी यूज्ड टू शो इफेक्टिवनेस of government policy, it can be used to show effectiveness of government policy, to help to redistribute income, to help to redistribute income, to help to redistribute income। अब जैसे यादव जी का क्वेश्चन था कि क्या सर 1991 के बाद इनइक्वालिटी कम हुई तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आईएएस, आप एक किसी माननीय सांसद ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा, तो मिनिस्टर उठेंगे, मिनिस्टर कहेंगे ठीक है हम इस अपने डिपार्टमेंट को दे दे रहे हैं, डिपार्टमेंट के पास वो क्वेश्चन जाएगा और तुरंत जो जितने जो उससे रिलेटेड अधिकारी हैं आईएएस से लेकर उनके पास जाएगा, वो क्या करेंगे? वो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि 1991 से पहले क्या इनइक्वालिटी थी और 1991 के बाद, तो ग्राफ जो ड्रॉ होगा क्लियर कट है कि और उसमें जैसे संस्कृत में लाइन है ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लॉरेंस कर्व में इनइक्वालिटी अगर ग्राफ यूं कम हो रहा है तो 1991 के बाद रिफॉर्म्स से इनइक्वालिटी घटी, और इसमें कोई शक नहीं कि 1991 के बाद आपके इनइक्वालिटी घटी हुई है। ओके ओके, क्लियर गाइस? लिखिए पॉइंट नंबर 2, इट इज द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी, इट इज द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी। आप सोचो, सपोज 125 वर्ड में लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट आ गया, लिखोगे क्या? डेफिनेशन तो 50 वर्ड में खत्म हो जा रही है, तो ये सब पॉइंट्स हैं। इट इज द सिंपलेस्ट, it is the simplest representation of inequality. Point number 3, it shows the distribution of wealth of a country, it shows the distribution of wealth of a country, wealth of a country among different percentage of population, among different percentage of population with the help of graph, among different percentage of population with the help of graph। देखिए नेक्स्ट, it helps in business modeling, it helps in business modeling, ये वर्सेटाइल यूज है लॉरेंस कर्व का। बिजनेस मॉडलिंग मतलब मिस्टर टिम कुक जो एप्पल के फाउंडर हैं, वो एप्पल के जो है बोले इसमें सीईओ है, नॉट फाउंडर, सॉरी स्टीव जॉब्स है, ओके। कि मिस्टर टिम कुक ये कहते हैं कि कितने लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, कितने लोग आईओएस यूज करते हैं, तो वो भी लॉरेंस कर्व से निकलता है, ग्राफ पर कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना, मतलब पिछले, मतलब अगर वो मिस्टर टिम कुक ये देखना चाहें कि पिछले 10 साल में या 15 साल में आईफोन के यूजर घटे हैं या बढ़े हैं, वो भी लॉरेंस कर्व से। भाई सिंपल बात है, अगर आप पॉपुलेशन में देखोगे कि अगर सपोज दिस इज
ये लाइन अगर बता दिया जाए कि ये वो लाइन है जहां सबके पास आईफोन है, ये वो लाइन है जहां एक के पास आईफोन है बाकियों के पास एंड्रॉइड है, ओके। ये किसी चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है बेटा, तो ध्यान रखना। लॉरेंस कर्व वैसे वेल्थ और इनइक्वालिटी के लिए यूज किया जाता है, पर लॉरेंस कर्व बिजनेस मॉडलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। आप समझ पा रहे हो ना, ये चीज ध्यान रखना। लॉरेंस कर्व वैसे वेल्थ और इनइक्वालिटी के लिए डिजाइन किया गया था, पर क्योंकि देखो कॉर्पोरेट सेक्टर आ चुका है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बहुतों के लिए यूज किया जाता है। कितने लोग मेरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कितने लोग अदर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो बिजनेस के जो अंदर की जो शीट्स निकलती है ना, वो यही सब कर्व वर्व ड्रॉ करके करते हैं कि ऐसा कैसा करें कि अगर एंड्रॉइड के यूजर बढ़ रहे हैं और आईफोन के यूजर घट रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि आईफोन के यूजर बढ़े और एंड्रॉइड के यूजर घटे। तो बस दिस इज व्हाट द थिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड, it can be used majorly, it can be used majorly while taking specific measures, it can be used majorly by taking specific measures, by taking specific measures, specific measures to develop the weaker section of the economy, to develop the weaker section of the economy. Full stop. लॉरेंस कर्व की कोफिशिएंट यहां तो पढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा पॉवर्टी में फिर से आएगा, तो पॉवर्टी में मैं नहीं पढ़ाऊं, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आई विल रिफर कि चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए, तो पॉवर्टी में आएगा, तो पॉवर्टी में एक टॉपिक आता है इनइक्वालिटी, ओके। व्हाट इज मैथ्यू इफेक्ट इन इकोनॉमी, सुन रखा है? मैथ्यू इफेक्ट, पॉवर्टी से टॉपिक याद आ गया, मैथ्यू इफेक्ट। मैथ्यू इफेक्ट इकोनॉमी में उसे कहा जाता है, पॉवर्टी में टॉपिक पढ़ाएंगे मैथ्यू इफेक्ट। जो सरकार पॉलिसीज चला रही है गरीबों को अमीर बनाने के, मतलब गरीबी से ऊपर उठाने, वो उनको फायदा ना दे करके मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास उसका फायदा, उसे कहते हैं मैथ्यू इफेक्ट, मैथ्यू इफेक्ट। यस, अभी बताएंगे, ये पॉवर्टी के टॉपिक्स है। अब जैसे आगे इकोनॉमी इज गाइस वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज डच डिजीज, डच डिजीज, अब एकदम से मेंस में आएगा डच डिजीज, आप तो सोचोगे पक्का कोई बायोलॉजी या कोई उस डच डिजीज, हाँ हाँ डच डिजीज, या तो कोई साइंस एंड टेक है या कोई लाइफ साइंस है, ये भी इकोनॉमी का ही है, ओके। डच डिजीज, ओके। तो वी विल टेक वन बाय वन, दैट्स व्हाई मैंने कहा ना क्लास यहाँ पे मेरे को, आपने भी बच्चे उस दिन मेरे को क्लास ऑफिस में बताया था कि और जगह कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब और जगह अभी मतलब आई विल नॉट नेम द इंस्टीट्यूट, लाइव मूव इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, कह रहे हैं वहां पे बस इकोनॉमी डिक्टेट कराई जाती है, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन, कि जो मैं बोल रहा हूँ बस चुपचाप लिख, ओके ओके, जो मैं बोल रहा हूँ बस चुपचाप लिख लो, पूछना नहीं, ओके। तो गाइस यहाँ देहरादून में इकोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती, दीज मतलब नॉट टू से बट दे आर, अब बाकी आप लोग खुद समझदार है, मैं आगे शब्द नहीं बोलना चाहता, पता नहीं कौन सा चीज कहां से निकल जाए, ओके। बाकी यू पीपल आर योरसेल्फ वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि क्या चीज है, ओके। लॉरेंस कर्व क्लियर हो गया ना, लॉरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई। हेडिंग डाली क्लास गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ लॉरेंस, ओके। गिनी कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, 0 1 के बीच में होता है गिनी कोफिशिएंट, ओके। देखिए द गिनी कोफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकल मेजर of inequality. The Gini coefficient is the statistical measure of inequality. स्टैटिस्टिकल की कोई पोस्टें आई है उत्तराखंड में, कल ही नोटिफिकेशन आया है, देख लीजिएगा। सीटें कम है, 11 सीटें महिलाओं के लिए हैं, पर उसके लिए मेरे ख्याल से आपका स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड है किसी के पास यहाँ स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन में नहीं है, तो फिर बेकार होगा। स्टैटिस्टिकल पोस्ट आई है, कल मैंने देखा था, ओके। The Gini coefficient is a statistical measure of inequality that describes how equal or unequal, how equal or unequal, equal or unequal income or wealth is distributed
income or wealth is distributed among the population of a country. How equal or unequal income or wealth is distributed among the population of a country. This coefficient was developed by Italian statistician. This coefficient was developed by Italian statistician Corrado Gini. Statistician, सांख्यिकी, Corrado Gini in 1912. In 1912, the coefficient ranges from 0 to 1. Corrado Gini in 1912. The coefficient ranges from 0 to 1, where 0 representing perfect equality. मतलब यहां पे होगा ये 0, ये 0 है, where 0 representing perfect inequality, perfect equality, perfect equality, and 1 representing perfect inequality, and 1 representing perfect inequality. Perfect inequality. Full stop. The India's Gini coefficient, is 0.35 in 2024. 0.35 in 2024. ये फोरकास्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, फोरकास्टेड है 0.35 2024. मतलब बढ़िया है, कोई बुरा नहीं है जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है भाई. जीरो, जितना 0 के पास आएगा उतना बेटर है, और जितना 1 के पास जाएगा उतना वर्स है. तो 0.35 इज इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया की साइज के हिसाब से टेनेबल है. वो हम भी जानते हैं, क्लास रिकॉर्ड्स पूरे तरह सही नहीं होते क्योंकि सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते. आप मतलब कहते हैं ना, गवर्नमेंट कहती सर्वे हो रहा, आज तक कभी सर्वे वाले तो हमने तो हमारे घर में तो किया है सर्वे वाले. ओके, आपके भी घर में मेरे ख्याल से कभी सर्वे वाले आए नहीं होंगे. अब पता नहीं कहाँ कैसे किन से सर्वे लेते हैं गवर्नमेंट. तो फिलहाल जो भी अब हमें आपको तो जो सर्वे का आंकड़े आते हैं उसी पे बिलीव करना पड़े. ओके, नहीं बेटा आते हैं, पर वो सैंपल लेते हैं और सैंपल पे वो जनरलाइज कर देते हैं. ओके, तो हाँ वो जनरलाइज कर देते हैं. ओके, तो अब जरूरी नहीं कि जैसे आप देहरादून का ही देख लीजिए, एरिया वाइज है ना. अगर आप वसंत विहार में जाओगे, हाँ हाँ, हम्म, हाँ वो 3 जगह हैं. ओके, इसी तरह राजपुर पे जाएंगे, जनरलाइज कर देंगे. मतलब जो सैंपल है इस पे कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि चीजें क्या है भाई. आप राजपुर रोड जाएंगे, वसंत विहार जाएंगे तो आपको एक हाई लेवल का चीज दिखेगा. वहीं आप मतलब थोड़ा सा जो नेहरू कॉलोनी साइड, रिस्पिनाक के साइड है, उधर चले जाएंगे, वहां पे आपको अलग डेटा मिलेगा. बट वही ना सैंपल. तो गिनी कोफिशिएंट इन जनरल, इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 0.35 है. जो भी है याद रख लीजिएगा, 2024 में एसए में लिखने में बड़े इंपॉर्टेंट है ये सब डेटा. ओके, लिख लीजिए क्लास. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ. The Gini index is the Gini coefficient. The Gini index is the Gini coefficient. Expressed as percentage. And is equal to Gini coefficient. And is equal to So voice. The voice is not audible. Voice is not audible.
Voice is not audible. Okay, okay. There is some technical. जरा सर को बुलाओ भाई. हाँ भाई, कहाँ लिखे क्लास? इंडिया का गिनी कोफिशिएंट कितना? 0.35. ओके. The world's lowest Gini coefficient, the world's lowest Gini coefficient is generally seen in Scandinavian countries. The world's lowest Gini coefficient is generally seen in Scandinavian countries. तो मेरे को खुशबू बताएगी बेटा, स्कैंडिनेवियन कंट्री में बेटा कौन कौन सी कंट्री आती हैं? कोई बात नहीं, टेक टेंशन. ओके, ओके. हाँ जी यादव जी, स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है स्कैंडिनेवियन कंट्री? इधर से भी थी. स्कैंडिनेवियन देशों में कौन कौन से देश आते हैं? यस, मीन्स स्वीडन, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये जो आइसलैंड, ये जो 5 कंट्रीज है ना स्कैंडिनेवियन में आते हैं. लिख लीजिएगा. स्कैंडिनेवियन, द लोएस्ट गिनी कोएफिशिएंट इज इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. वो, हाँ, उनकी पॉपुलेशन और हाई इनकम, बहुत हाई इनकम. उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी तो ये लोग टॉप में आते हैं. ओके, लिखिएगा. दीज आर स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क. One of my student, she is doing her PhD. Tarushi Sharma, Tarishi Sharma. Tarishi Sharma is there in Sweden. Okay, she is doing her PhD in Sweden. Okay, वो बहुत वहां जो बच्चे क्या करते हैं, एजुकेशन के पे जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं. बहुत ही कितनी है इलीट कंट्रीज और बहुत ही क्लीन कंट्रीज है. बट वहां पे जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा सन्नाटा है, सन्नाटा है बिल्कुल. वहां जैसे यहाँ पे होता लगता है कि बस मेला ही लगा हुआ है, वहां आपको आदमी ही नहीं दिखते. तभी तो जब ये अमेरिका, ये यूएसए वाले अमेरिकन या ये लोग आते हैं इंडिया में ना, देखो मैट, उन्हें लगता है कि जैसे मेला लगा हुआ है. आप कभी जब जब राजीव चौक पे जाओ और जब मेट्रो उतरती है और जब एस्केलेटर पे जाओ, ऐसा लगता है ना पॉपुलेशन बम. ओके, ऐसा लगता है अभी बस एस्केलेटर गिरने वाला है. ओके, तो मतलब वहां पे बहुत स्पार्सली पॉपुलेशन, वही ना, पॉपुलेशन कम है तो बेनिफिट्स ज्यादा है. भारत में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, कितनों को बेनिफिट देंगे? फिर अगेन वही वो कॉन्सेप्ट है, टैक्स देने वाले कितने? 8%. 8% टैक्स देने वाले. सरकार की इनकम है ही नहीं भैया. ओके सर, बाद में पहले ये कर लेते. ओके, ओके. देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये आर्कटिक आर्कटिक सर्कल इनसे पास होता है. आर्कटिक सर्कल इनसे पास होता है. ओके, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे. while the highest while the highest Gini coefficient is generally of African countries, Namibia 0.58, Namibia 0.58, South Africa 0.63, South Africa 0.63. तो पर बेटा ना, जहां आंकड़े सही से कैलकुलेट किए गए तो वहां है, आंकड़े भी तो कैलकुलेट है ना. ओके, 0.60 तो समझ, साउथ अफ्रीका 0.63, 0.58. वैसे साउथ अफ्रीका डेवलप्ड है नामीबिया से, बट फिर भी साउथ अफ्रीका की गिनी कोएफिशिएंट ज्यादा है, नामीबिया का थोड़ा सा पॉइंट कम का 0.0. क्लियर गाइस? गिनी कोएफिशिएंट क्लियर है? हेडिंग डालिए क्लास नेक्स्ट. कुज़नेट्स कर्व, कुज़नेट्स कर्व अभी तो दिखा रहा हूं. इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी ड्रॉ कर देता हूं.
ओके, यहां पे होगा आपका यहां पे होगा इनकम इनइक्वालिटी, और यहां पे होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नीचे दिख रहा है ना, पर कैपिटा Yes, sir. इनकम। ओके, दिस इज कुजनेट्स कर्व। ये ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं डिक्टेट करता हूं। पर कैपिटा इनकम, इनकम इनइक्वालिटी आपके एक्स एक्सिस पर कैपिटा इनकम, वाई एक्सिस आपके इनकम इनइक्वालिटी। डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी। ओके, और यहां पे होगा आपका टर्निंग। डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप इकोनॉमी, बीच का है टर्निंग। भैया ना, जैसे जैसे इकोनॉमी 1991 से हमने रिफॉर्म्स किए, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ते बढ़ के इनइक्वालिटी अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब आपके एलडीसी ये फिलहाल डेवलप, मतलब कहने का मतलब ये है, अब अंडर डेवलप की मैं एक चीज कह रहा हूँ कि अगर रिफॉर्म्स किए जाते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं, तो पहले इनइक्वालिटी बढ़ती है, एक समय में आकर के, मतलब देश धीरे धीरे, अगर इनकम बढ़ेगी देश में इनकम बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। अगर देश विकासशील है, डेवलपिंग है, तो जैसे जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएंगे, ये मतलब हमारे के यहाँ जितने माननीय हैं, और खासतौर से जितने भी माननीय हैं, उनको मेरे ख्याल से इकोनॉमी का डीयू के प्रोफेसर एक बार उन्हें इकोनॉमी का लेक्चर समझाएं कि चीजें क्या हैं। वो कुछ भी टीवी पे डिबेट पे बोल देते हैं, और भोली भाली जनता उस डिबेट पे यकीन भी कर लेती है कि जब देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं बेटा, तो ये इकोनॉमी का रूल है, हैव और हैव नॉट का अंतर बढ़ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, कुजनेट कर्व में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएंगे, तो जो इनइक्वालिटी है, वो लॉरेंस कर्व में जो डिफरेंस है वो ज्यादा आएगा। पर एक समय क्या आएगा जहां स्टेबल हो जाए, और उसके बाद इनइक्वालिटी कम, समझ में, उसके बाद इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, मतलब जब एक लेवल पे रीच कर ले जाएंगे ना, उसके बाद इनइक्वालिटी कम। तो ये है कुजनेट्स कर्व। आज हमने दो कर्व पढ़े इकोनॉमी में, लॉरेंस कर्व पढ़े, लॉरेंस कर्व की मदद से हमने गिनी कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, समझ में आ गया यहाँ सभी को। दूसरा पढ़ लीजिए कुजनेट्स कर्व, ये इनइक्वालिटी में आता है कुजनेट्स कर्व। ओके, लिख लीजिएगा कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व is used to demonstrate Kuznets curve is used to demonstrate the hypothesis that economic growth the hypothesis that the economic growth initially leads to economic growth initially leads to greater inequality initially leads to greater inequality followed later by initially leads to greater inequality followed later by reduction of inequality followed later by reduction of inequality reduction of inequality full stop. The idea was first proposed by
American economist Simon Kuznets. The idea was first proposed by American economist Simon Kuznets. स्पेलिंग देख लेना, Kuznets है, Kuznets. जैसे मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था क्लास साइमन कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, आप में से मैक्सिमम लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपकी फैमिली अगर इन जनरल मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो वेल ऑफ या एक एडवांटेज सेक्शन में होगी जिन्होंने 1991 के रिफॉर्म्स को ग्रास्प किया और आपको एक अच्छे पब्लिक स्कूल, अच्छे एजुकेशन की ओर, तो तभी आप आज मतलब एक आगे एक ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयारी कर। ओके, जब 1991 का रिफॉर्म्स, पर 1991 के रिफॉर्म्स में जो फैमिली उस समय उसने मतलब अवेयर नहीं रही थी, रिसोर्सेज लैक कर रही थी, वो जो ग्रोथ पाएंगे ना वो लेटर। तो शुरुआत में जब 1991 के रिफॉर्म्स किए गए तो इनइक्वालिटी बढ़ी। अब जैसे क्वेश्चन बनता है आपके मेंस का कि ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लीड्स टू इनइक्वालिटी, डू यू एग्री? ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लीड्स टू इनइक्वालिटी, डू यू एग्री? तो वो जो आंसर आप दोगे ना वो कुज़नेट्स कर्व। इसमें शक नहीं है कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मतलब सपोज ऐसा सोचो कि सपोज अचानक एक वेव दौड़ती हुई आ रही है, काफी लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो जो लोग फिट हैं वो मैराथन रेस में शामिल हो जाएंगे, बट जो लोग फिट नहीं है, मेरी तरीके से थोड़ा सा hefty है, वो ना दिक्कत आ जाएगी। तो बस वही चीज है, हैव और हैव नॉट वाली चीज। आपकी फैमिली रिसोर्सफुल थी तो उन्होंने आपकी एजुकेशन और आपके डेवलपमेंट पे चाहे लोन लेके लगाया हो, कैसा लगाया, सो यू आर मतलब आप एक प्रिविलेज सेक्शन पे आ गए। ओके, बाकी जो नहीं सेक्शन में थे वो अभी भी पीछे हैं, पर हाँ ऐसा नहीं कि वो हमेशा पीछे रहेंगे। धीरे धीरे रिफॉर्म्स का पर्कुलेशन नीचे होगा और वो धीरे धीरे सोसाइटी होगा, और एक समय ऐसा आएगा जहां पे टर्निंग पॉइंट होगा। तो जो जैसे कई बार इकोनॉमिस्ट कहते हैं ना, इंडिया आज से 30 साल बाद या 40 साल बाद इट कैन इजिली बीट, मतलब इट कैन एट पार यूएस से, पर इंडिया तभी कर सकता है जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब हो। इंडिया इस समय जो ग्रोथ चल रही है वो किस पे चल रही है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा लंबी नहीं चल सकती। आप मैन्युफैक्चरिंग हब हो तब इंडिया आगे दूर का रेस लग सकता। चाइना क्या है, मैंने आपको उस दिन समझाया था, चाइना इज अ मास एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप कंपनियां लगाइए, तभी मतलब गवर्नमेंट आजकल को भी गवर्नमेंट पिछले 10-15 साल से फोकस कर रही है कंपनियां आए, कंपनियां आएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो दो चीज होगी, इंप्लॉयमेंट मिलेगा, इंप्लॉयमेंट के साथ वो जो चीज प्रोडक्ट होगा ना वो सेल आउट होगा, और अगर विदेश में सेल हो रहा तो उसके बदले में आएगा डॉलर, जितना डॉलर आएगा रुपया एप्रिशिएट, और कंपनी धीरे और देश धीरे धीरे अंडर डेवलप से मतलब डेवलपिंग से डेवलप की ओर बढ़ता है। ओके, मतलब कहीं भी डिबेट में हो, एग्रीकल्चर के बेस पे आज तक कोई भी देश डेवलप, मतलब आपके पास कल संडे है ना, और अगले थर्सडे को क्लास लूंगा मैं इकोनॉमी की, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन में एंटरटेन नहीं करूंगा ज्योग्राफी की क्लास में। तो यू हैव 4 days, सर्च करके आ जाना है, कोई एक देश बता देना जो एग्रीकल्चर के बेस पे डेवलप, कोई देश सोच लेना। बाबू जी आपके पास तो आपका प्यारा इंटरनेट है, सर्च कर लेना। ओके, ये कोई देश नहीं बना, है ही नहीं कोई देश जो एग्रीकल्चर के बेस पे डेवलप बना। जितने देश डेवलप हुए हैं वो इंडस्ट्री के बेस पे डेवलप। आप घर में मतलब इन जनरल अगर हम मतलब इस्तेमाल जो करते हैं, वॉइस जिलेट इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन कंपनी। गाड़ी में डनलप अगेन अमेरिकन कंपनी। आपके एचपी अमेरिकन कंपनी, आईबीएम अमेरिकन कंपनी। नहीं हम ये नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि फार्मिंग को हटा दो, ये हटा ही नहीं करे। हाँ हाँ, नहीं कहने का मतलब देखो यहाँ पे उस चीज को आप अलग एंगल से, मैं ये कभी नहीं कर, पर आप ये कह रहे हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर आप निग्लेक्ट करोगे तो आप डेवलप तो कभी नहीं कर सकते। इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाना पड़ेगा, फार्मिंग को साथ में सस्टेन करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ माइग्रेशन हो रहा है, पर माइग्रेशन तो देखो
नहीं, अगर इनकम होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका, चलो टेक इन छोटा सा एग्जाम्पल लें। एग्रीकल्चर लैंड है यूएई के पास? नहीं, वहां लोग भूखे थोड़ा मर रहे हैं। इफ यू हैव हाई इनकम तो आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। डिपेंड है तो ठीक है। आज अमेरिका भी डिपेंड है। अमेरिका अपनी, ये सब डब्ल्यूटीओ में पढ़ाएंगे। अमेरिका अमेरिका अपने फार्मर्स को सब्सिडी देता है ताकि वो फार्मिंग ना छोड़ें। अमेरिका अपने फार्मर्स को सब्सिडी देता है फार्मिंग, मतलब सपोज आप अमेरिकन फार्मर हो ना, तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है कि आप फार्मिंग मत छोड़िए। इसे हम डब्ल्यूटीओ में पढ़ेंगे। डब्ल्यूटीओ के बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, यहां पे क्योंकि अगर अमेरिका ने फार्मिंग छोड़ दी, क्योंकि देखो क्लास, फार्मिंग करना इतनी आसान बात नहीं है। खेती करना बहुत मेहनत का काम है और इंसान लग्जरी लाइफ जीना चाहता है जहां वो कम पसीना बहाए। ओके, अमेरिका में तो इतने हाईली डेवलप इक्विपमेंट्स हैं। ओके, तब भी वो अपने फार्मर्स को सब्सिडी देता है, क्योंकि अगर, जो आपका क्वेश्चन है उसी का आंसर दे रहे हैं, अगर अमेरिका ने फार्मिंग को सब्सिडी ना दी तो फार्मर्स फार्मिंग छोड़ देंगे। तो अमेरिका किसके ऊपर डिपेंड रहेगा फूड्स के लिए? इंडिया और चाइना। और इंडिया चाइना अमेरिका को कभी भी ब्लैकमेल कर सकते। हाँ हाँ, तो अमेरिका में अपने फार्मर्स को सब्सिडी देता, और अमेरिका इंडिया से चाहता है तुम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलो। इंडिया के साथ इंडिया की दुखती रत क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोल दी तो इंडियन कंपनियां अमेरिकन कंपनियों आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगी। समझ में आया? मतलब मैं इन जनरल बॉयज से क्वेश्चन करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि मतलब जिलेट का शेविंग फोम या वी जॉन क्रीम, वो जो बार्बर्स के पास टिपिकली होती है वी जॉन, ओके वी जॉन, हाँ वो तो डेफिनेटली आप जिलेट का ही करोगे ना। वी जॉन इंडियन कंपनी है, जिलेट एक अमेरिकन कंपनी है। अब जिलेट का अगर आप मैक 5 लोगे तो मैक 5 का इंटरनल 1200-1300 रुपए के 4 ब्लेड मिलते हैं, कार्ट्रिज मिलते हैं, जो उनके लैंग्वेज में 4 कार्ट्रिज, हाँ 4 कार्ट्रिज मिलती है। 1300 रुपए का 4 कार्ट्रिज मिलेंगी। और उसी जगह में विल्किंसन ब्लेड लोगे जो जनरल, वो पूरा मतलब आप 1300 रुपए में आप पूरे 10 साल शेव कर सकते हो, इतना वहां पे चीजें। तो अगर इंडिया ने अमेरिका की बात मान ली और अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब खोल दिया तो इंडियन इंडस्ट्री टिक ही नहीं पाएंगी। देखिए स्वदेशी अपनाओ, आज आप देखिए आपका कॉन्सेप्ट है, पर हम डब्ल्यूटीओ के सिग्नेटरी हैं। ओके, यहां पे आएगा कॉन्सेप्ट, एक्चुअली इकोनॉमी यही चीज इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी। मोस्ट फेवर्ड नेशन, व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन? एमएफएन कॉन्सेप्ट इन डब्ल्यूटीओ, मेंस का टॉपिक, एमएफएन कॉन्सेप्ट इन डब्ल्यूटीओ, मोस्ट फेवर्ड नेशन कॉन्सेप्ट। सब्सिडीज देते हैं किसको? नेशंस को, जो जिनसे हम अच्छा ट्रेड करते हैं उनको हम सस्ते में चीज बेचते हैं। रॉन्ग। मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट होता है बेटा इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब अगर सपोज जैसे इंडिया ने पाकिस्तान से एमएफएन का कॉन्सेप्ट वापस ले लिया आफ्टर दैट उड़ी एंड वो पठानकोट अटैक एंड ऑल, इससे पहले पाकिस्तान के पास एमएफएन का कॉन्सेप्ट, एमएफएन का स्टेटस था। तो मतलब पाकिस्तान से जो चीज आएगी, गुड्स आएंगे, सपोज पाकिस्तान से हमारे पास ड्राई फ्रूट्स आए, क्योंकि पाकिस्तान इन जनरल देता है ड्राई फ्रूट्स, अभी भी आते हैं, दुबई आते हैं। ओके, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तो हम पाकिस्तान के जो पैक ड्राई फ्रूट्स होगा उस पर इंडिया कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता, बिकॉज वी हैव गिवन द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू पाकिस्तान। मोस्ट, सबसे ज्यादा लोग मिस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, एफएमएम में कहते हैं, जैसे तरुषि ने बोला ना, ये सभी के साथ है। एमएफएन का लोग समझते हैं एमएफएन का मतलब है स्पेशल ट्रीटमेंट, देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट। डब्ल्यूटीओ में इसलिए हम अपने गुड्स को कभी प्रमोट नहीं कर सकते। अगर हम प्रमोट करेंगे तो दूसरा हमें डब्ल्यूटीओ खींच के लेके जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि अपने गुड्स को हम सस्ता दे रहे हैं और तुम्हारे गुड्स पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, और वो डेवलप का मतलब साइड लेता है अमेरिका। ओके, ये सब डब्ल्यूटीओ में आएंगे क्लास। लिटरली गाइस, इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जो कि आप चीजों को समझोगे, इकोनॉमी और पॉलिटी।
हिस्ट्री ज्योग्राफी तो चलिए हैं, वो तो इन जनरल है, पर पॉलिटी से आप कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को समझोगे और इकोनॉमी से चीजें चल क्या रही हैं, क्या है। तो एमएफएन का पाकिस्तान से आप कॉन्सेप्ट लेने का, वापस लेने से क्या है कि अब पाकिस्तान से अगर कोई भी गुड्स आएगा, इंडिया इज फ्री टू इम्पोज हाई टैक्स। ओके, तो इंडिया देखो, अब बेटा धीरे धीरे जितना भी कंट्री डेवलप करती है उतना लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में कम जाते हैं। बट अगर इनकम बढ़ रही है, आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है, बट दे हैव हाई इनकम। पर इसका मतलब ये नहीं, ये मत समझिएगा, आपको जो मेंस में आंसर लिखना है कि हमें एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, बट हमें मैन्युफैक्चरिंग पे भी ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर की बात आपने कर दी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो हिंदी में बोलते हैं ना खेत जोत, जोत जो एरिया होता है ना वो एग्रीकल्चर का कम होता जा रहा है। अब एक किसान के पास सपोज 100 हेक्टेयर का खेत था, उसके 4 बच्चे हैं, तो 25-25 हेक्टेयर एक एक बच्चे को मिल गया। उन सबके 2 बच्चे हैं, 12.5 हेक्टेयर, उनके भी 2 बच्चे हैं, 6.5 हेक्टेयर, उनके भी 2 बच्चे हैं, तो मतलब 1.5 1.65 हेक्टेयर। तो प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? हम एग्रीकल्चर, हम अब चाइना की तरह हम विस्तारवादी तो है नहीं कि चलो थोड़ा नेपाल को कब्जा कर लेते हैं, थोड़ा पाकिस्तान को कब्जा कर लेते हैं। ओके, हम तो अपने ही देश में हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ ये चीज, या तो पॉपुलेशन स्टेबल हो, अगर पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है तो जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हमें किसी और सेक्टर में डाइवर्ट करना, तभी हो पाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं देना है, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है, पर जो क्योंकि हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर सेकंड पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस एक्स्ट्रा बढ़ी हुई पॉपुलेशन को हमें डाइवर्ट करना। वही वो तभी मैंने, और डाइवर्ट कहाँ होगी? आप कह रहे हो माइग्रेशन, शहरों में माइग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पर हमारे पास उतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने चाहिए, सरकार को और छूट देनी चाहिए, दे रही है पर और छूट देनी चाहिए। समझ में आया क्लास? मतलब बहुत से बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। बिकॉज बिकॉज ऐसे आप नौकरी करोगे तो आप खुद अपना परिवार संभालोगे, बिजनेस करोगे तो आप कई परिवार का पेट पालोगे। अमेरिकन की सोच क्या होती है? बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स, लाइक गुजरातीज बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स, तो वो हर चीज, मैंने आपको एनरॉन बताया ना, एनरॉन कूड़ा भी बेचता था, उसने कहा था ठीक है हम कूड़े से बिजली बनाएंगे, पर कूड़ा भी तुम्हें हमसे ही लेना पड़ेगा, जो स्कैम हुआ था एनरॉन स्कैम। ओके, तो अमेरिकन आर बॉर्न एंटरप्रेन्योर, और इसलिए जब आप बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स हैं, और हम इंडियंस की सोच क्या थी? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने की सोचते थे, फिर भारत सरकार में काम करने की सोचते हैं। बस एक बार भगवान सरकारी नौकरी लग जाए, मैं मतलब वैष्णो देवी दर्शन करूंगा। ओके, तो वो चीज है, हम मतलब इस चीज पर आपको सोच थोड़ा सा आज के हिसाब से बदलनी पड़ेगी। ओके, एनीवेज लिखिए, as economic growth comes from the creation of better products, as economic growth comes from the creation of better products, comes from the creation of better products, it usually boosts, as economic growth comes from the creation of better products, it usually boosts the income of workers, it usually boosts the income of workers, income of workers and investors who participate, income of workers and investors who participate in the first wave of innovation, who participate in the first wave of innovation, in the first wave of innovation, full stop. This growth slowly percolates down. This growth slowly percolates down. Percolates down. And gradually there will be a turning point. And gradually there will be a turning point whereby
Gradually there will be a turning point whereby the development also reaches to the bottom section, and the economy move from developing, that is the people who were initially left behind, soon catch up, and this improves the income, तो stop. नेक्स्ट लिखिए क्लास, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, जैसे हाँ मतलब बताइए, समझाइए भैया हमें। हाँ हाँ अब अब डेफिनेटली इस चीज को ओके। अब आज स्मार्टफोन एक मतलब भी पढ़ाएंगे, जब टैक्सेस में पढ़ाएंगे 1996 में there was a taxation known as 1/6 scheme, ये सब मैं फिस्कल पॉलिसी में पढ़ाऊंगा। 1/6 स्कीम मतलब अगर आपके पास 6 में से कोई भी चीज होती थी तो यू आर अंडर द टैक्सेशन एक्ट, और उसमें आपके फोन, लैंडलाइन फोन वाज लग्जरी। यस सर मैम, ऐसा था। मैं लिखवाऊंगा आपको, डिटेल्स के साथ लिखवाऊंगा कि ये जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स में कराऊंगा उसे कहते हैं 1/6 स्कीम। ओके ये सब चीज पढ़ाऊंगा गाइस। ओके मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज आपकी किताब में नहीं दी होगी, पर यहाँ मैं ये मान के, मैं देखो क्लास, यहाँ आप मतलब कितने भी नॉलेजेबल हो, मेरे पास कई स्टूडेंट्स बहुत नॉलेजेबल हैं, बट मैं अज्यूम करके चलता हूँ दैट यू नो नथिंग। हाँ हाँ जी जी। पर जब लैपटॉप होता था तो लग्जरी होता था। मेरा मैं आई रिमेम्बर जब मैं दिल्ली में गया था सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, तो मेरा रूममेट के पास सोनी का वायो था। लोग जो भी मेरे फ्रेंड आता था रूम पे कुछ चीज टॉपिक वाओ यार तेरे पास वायो है। हमने कहा भाई मेरा वायो नहीं है यार, मेरे रूममेट का वायो है। ओके आज सोनी का लैपटॉप का वायो का नाम ही नहीं कोई जानता। आज एप्पल मैकबुक है, तब सोनी वायो बहुत माना। तो अब ये सब चीजें बड़ी कॉमन चीज हो चुकी है। ओके आज आईफोन क्या है, सभी के पास आईफोन है मोस्टली, मतलब आईफोन इज नॉट अ लग्जरी, बल्कि कुछ लोग सरदर्दी मानते हैं। ओके तो दैट इज थिंग। अब देखिए क्लास, ये क्या है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व क्या होता है? इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व क्लास ये होता है कि एक प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो पहला एरिया दौर था वो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। फिर ये पीरियड रहा जो टर्निंग पॉइंट रहा, ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया रहेगा। हाँ शिवांशु जी मैं इसमें लेक्चर में हूँ। ओके वो ऐप वाले से कहते क्या क्या कुछ पासवर्ड आया है? ठीक ठीक ठीक। गाइस आपके आईफोन पे काम चल ही रहा है ऐप पे। ओके ये एरिया हो गया आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस समय मतलब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, धीरे धीरे इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसके बाद जो ये सेक्टर आता है
ये आता है आपके सर्विस सेक्टर, जिसमें इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है वो कम होता है। तो दिस इज नोन एज इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ। अमेरिका और यूरोप में शुरुआत में कोल बेस्ड इंडस्ट्री शुरू हुई तो इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ। एक समय पे ऐसा आया जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था, उसके बाद अमेरिका और यूरोप ने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट को संभालना शुरू किया। इसलिए अभी मैं बात कर रहा हूं, आप जाओ लंदन में भी आप क्लीन इन्वायरमेंट देखोगे, यूरोप में भी क्लीन इन्वायरमेंट देखोगे, अमेरिका में भी क्लीन इन्वायरमेंट देखोगे। बट अभी भारत के हिसाब से देखोगे तो भारत का अभी फेस ये चल रहा है। भारत में भी क्लीन इन्वायरमेंट आएगा, बट अभी उसे आने में मान के चलो 30 साल है। कम करती हूँ, उनके पास हाईटेक, अब यही सब चीजें पढ़ेंगे WTO में। अब वो कहते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी देना, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी लेनी है ना हमसे परचेज करो, और इंडिया कहता है ये सब आपको इन्वायरमेंट में पढ़ा जाए। और अब यही चीज ग्लोबल, आप यही पढ़ोगे, ग्लोबल जो इन्वायरमेंटल टॉक्स है ना वो इसी पे फेल होती है। डेवलपिंग कंट्री जिसमें चाइना और इंडिया यहाँ एक साथ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें चीप टेक्नोलॉजी दो ताकि हम कार्बन को मतलब एक तरीके से एजिमुलेट कर सके, कार्बन को कार्बन न्यूट्रल हो सके। वो कहते हैं कि ये जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, ये तो हमने करोड़ों रुपए करोड़ों डॉलर डाल के टेक्नोलॉजी बनाई है, हम ऐसे थोड़ा ना तो आपसे दे देंगे। ऐसे तो हो ही रहा। अब क्या इस बार इंडिया में 50 के आसपास टेम्परेचर पहुंचा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस तो है ही, फेस करना पड़ेगा। और पर वो देने को नहीं तैयार, और यही पीस टॉक पे सबसे बड़ी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पेरिस पीस टॉक से क्यों अलग किया? यही तो किया कि अमेरिकन इंडस्ट्री क्यों सफर करे। अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि अमेरिकन इंडस्ट्री क्यों सफर करे, कि उनका यह कहना कि इस समय पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वर्ल्ड में 2 कंट्री फैला रहे हैं, चाइना और इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इनके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे। पर चाइना इंडिया कहते हैं कि बेटा तुम लोग ने तो तब फैलाया, हम तो अब शुरुआत कर रहे हैं। अगर हमने अभी इंडस्ट्रीज पे रोक लगा दी, ध्यान रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, अगर हमने अभी अपनी इंडस्ट्रीज पे रोक लगा दी तो हम तो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे। तो आप समझ लें, ये इन्वायरमेंट में टॉपिक्स पढ़ोगे, ये पेरिस पीस टॉक का सबसे बड़ा इशू है। यूरोप यहां से आके यहां तक पहुंच गया, अब यूरोप इस पे ध्यान दे रहा है, अपने यहाँ पेड़ लगा रहा है, अपने यहाँ सब चीजों को, इन्वायरमेंट को क्लीन अप कर रहा है। हमारे यहाँ तो अभी इंडस्ट्रियल हब बनना है भैया। इंडस्ट्रियल हब बनेगा तो कूड़ा कचरा गार्बेज आर्बेज सब कुछ चीजें जाएंगी। दिल्ली से अभी आ रहा है सितंबर के बाद, अक्टूबर से पंजाब और हरियाणा में क्या जलाई जाएगी? पराली। और दिल्ली बन जाएगा गैस चैम्बर। पंजाब हरियाणा पराली जलाई जाएगी। ओके। और मानसून इस बार बहुत जबरदस्त आया है, तो हवा में मॉइस्चर है। और इस बार पूरा, अभी आपने देखा सुप्रीम अभी ऑर्डर पास हो गया ना कि दिल्ली में कोई पटाखे नहीं जलाए जाएंगे टिल 1 जनवरी तक, कोई पटाखे नहीं जलाएंगे। अभी एक हफ्ते पहले की न्यूज है। ओके, क्योंकि अब अक्टूबर से आपके किसका समय है करते हैं भैया, मैंने खुद देखा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पटाखे जल रहे हैं। ओके, वही बात है, इंडिया इज प्योर डेमोक्रेसी। कौन कहता है डेमोक्रेसी खतरे में? आप सुनो, ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पटाखे नहीं जलेंगे, आप जिस दिन दिल्ली, हर जगह दिल्ली में पटाखे लगते हैं। इससे बड़ा डेमोक्रेसी कोई हो सकता है? डू वॉट एवर यू डू। ओके, कौन है? तो सेल पे बैन है तो लोग हरियाणा से ले आते हैं, गाजियाबाद से ले आते हैं, फिर ऑनलाइन भी सेल हो जाती है, लोग अभी से रखने लग जाते हैं पटाखे। तो आप समझ रहे हो ना बेटा? तो और ये सब चीज जो है ना, ये सब जो चीज है पढ़ाऊंगा एटमॉस्फेयर में, जहां मैं पढ़ाऊंगा आपको स्मॉग क्या होता है। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। ओके, लंदन स्मॉग क्या होता है, न्यूयॉर्क स्मॉग क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लंदन स्मॉग एंड न्यूयॉर्क स्मॉग। ओके, ये सारा चीज पूरा कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाएंगे एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी में। इसलिए कह रहा हूं बेटा, एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी बहुत कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी है। ओके, तो ये चीज है। लेट्स फिनिश दिस एनवायरमेंटल क्विज़नेट्स का, ठीक है? बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट टू रेन क्लास। आप लोग टाइम पे घर पहुंच जाओ, नहीं तो अदरवाइज फंस जाओगे। द एनवायरमेंटल क्विज़नेट्स कर्व सजेस्ट दैट, okay, the environmental Kuznets curve suggests that economic development
that economic development initially lead to that economic development initially lead to deterioration initially lead to deterioration initially lead to deterioration deterioration समझते हो ना, नुकसान करना बेटा, नुकसान होना, तबाह करना, deterioration in the environment, deterioration in the environment. तो सोचो इकोनॉमिक कुजनेट कर्व और इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व को रिलेट कर सकते हो. Okay, deterioration in the environment, but after a certain level of economic growth, a society begins to improve its relationship. A society begins to improve its relationship with the environment. Society begins to improve its relationship with the environment. With the environment. इस बार देहरादून वालों को टेम्परेचर 43 देखा, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ. ओके ओके, हमने देखा स्पेशल ड्राइव चली थी पेड़ लगाने की. ओके, society begins to improve its relationship with environment, and level of environmental degradation reduces. And level of environmental degradation reduces. समझ में आ गया क्लास? क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे रोक रहा हूँ. नेक्स्ट थर्सडे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. अगर कल छुट्टी, अगर बारिश ना हुई होती तो मैं आज ही ये चैप्टर कंप्लीट कर, कल और आज का 2 दिन का चैप्टर था. ओके, नेक्स्ट थर्सडे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, और मंडे को मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्लास 1 बजे क्लास शुरू होगी. उत्तराखंड पहली क्लास 1 बजे होगी, 1 से 2:30 उत्तराखंड, 2:30 से 4 वर्ल्ड हिस्ट्री. चाहे आप यूपी पीसीएस के लिए हो, चाहे आप आईएएस के लिए हो, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए हो, वर्ल्ड हिस्ट्री तीनों जगह हैं. ओके, तो प्लीज मंडे को 1 बजे से लेके